नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सोशल स्टॉक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं दो पीढ़ियों के बीच होने वाले गैप के बारे में, दो जनरेशन का गैप और जो तनाव आपस में एक दूसरे के साथ बढ़ रहा है उसके बारे में। तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर SC पुरोहित जी, जो दून यूनिवर्सिटी में DSW के पद पर कार्यरत हैं। तो मैं स्वागत करता हूं पुरोहित जी का। नमस्कार पुरोहित जी। जी बहुत धन्यवाद। सर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आपने समय निकाला बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद आपके आमंत्रण के लिए। थैंक यू सर। सर सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपकी जो DSW का जो कार्यभार है आपका, तो उससे स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होता है? उनका तनाव, उनकी सब जो भी समस्याएं हैं उनको आप किस तरीके से दूर करते हैं? तो थोड़ा सा अपने बारे में भी आप बताएं। जी सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत आभार, आपने आमंत्रित किया और इस महत्वपूर्ण विषय पर जहां नई पीढ़ी, जी, नए युवा जिनको हम जेन जी कह रहे हैं पूरे समाज में, उनके बारे में चर्चा करने के लिए आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे वार्ता के लिए आमंत्रित किया। आपका बहुत आभार। मैं दून विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में आचार्य हूँ। जी सर। तो एक शिक्षक के नाते मेरा ये दायित्व है कि मैं विद्यार्थियों के साथ मनोवैज्ञानिक लेवल पे उनके जिस मना स्थिति में वो विद्यार्थी होते हैं, जी सर, वहाँ जा कर के भावनात्मक लेवल पर उनके साथ कनेक्ट करूँ। जी। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है जब भी मैं लेक्चर डिलीवर करता हूँ तो मैं उनको प्रेरित करने के लिए कोई ना कोई स्टोरी, कोई ना कोई कहानी महापुरुषों के बारे में जी ऐसे स्टार्ट करता हूँ ताकि विद्यार्थियों का थोड़ा मनोवैज्ञानिक रूप से इन्वॉल्वमेंट हो सके। साइकोलॉजिकली, फिजिकली तो होते हैं, जी सर, कई बार क्या होता है कि डिस्कनेक्ट होता है। जी। तो ये हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक प्रभावी तरीके से जी सर, अपना व्याख्यान, जो भी प्रबंधन का विषय, जिस दिन लेक्चर के लिए जो भी विषय वस्तु होती है, उस विषय वस्तु से आधारित या रिलेटेड कोई ना कोई स्टोरी में विद्यार्थियों के साथ साझा करता हूँ ताकि उनको थोड़ा सा रोमांच, मतलब एक तरह से उनको थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो, लगे कि नहीं आज बहुत अच्छा लगा। जी सर। दूसरा क्या है कि डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर हर विश्वविद्यालय में एक अलग से पद है, लेकिन वो शिक्षक को ही उसका दायित्व निभाना होता है। और वेलफेयर का मतलब ये है कि विद्यार्थियों के जो भी इश्यूज होते हैं, हाँ जी सर, उनके इश्यूज हैं उनकी पढ़ाई लिखाई से, क्योंकि सिर्फ व्याख्यान टीचिंग तक ही सीमित नहीं है। होलिस्टिक डेवलपमेंट विश्वविद्यालय की शिक्षा का जो उद्देश्य है, जी सर, वो सर्वांगीण विकास के पे केंद्रित है। और सर्वांगीण विकास के लिए सिर्फ व्याख्यान या विषय वस्तु की डिलीवरी तक नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो, यानी कि वो कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, उनका स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेशन हो, जो को करिकुलर यानी करिकुलम के साथ साथ जो साथ में है, और एक्स्ट्रा करिकुलम जो करिकुलम के बाहर है, उन सब में हम उनका मार्गदर्शन कर सकें। इस दृष्टि से डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर का पद होता है, ये कार्यक्रम होता है। और हमारे साथ कई तरह के और भी अधिकारी जुड़े होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हैं, तो उनमें स्पोर्ट्स चेयरमैन हैं, उनके कमिटीज हैं, वो हर तरह के इंडोर आउटडोर इस तरह के स्पोर्ट्स में विद्यार्थियों के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। जिस भी विद्यार्थी का जो इंटरेस्ट है, कोशिश करते हैं कि वह अपनी उन भावनाओं को, अपनी उस कैलिबर को वो विश्वविद्यालय जीवन में, छात्र जीवन में, विद्यार्थी जीवन काल में उसका प्रदर्शन कर सके। और इसके लिए राष्ट्रीय लेवल तक कंपटीशंस होते हैं, इंटर फैकल्टी, इंटर स्कूल लेवल पे, फिर इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन में, फिर नेशनल लेवल पे ऐसे विद्यार्थियों को अवसर है कि वे स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल तक खेलें और आगे भी जा सकते हैं। इसी तरह से कल्चरल एक्टिविटीज़ भी विश्वविद्यालय में संचालित होती हैं। उसके लिए हमारे कल्चरल कमेटी है, उसमें प्रोफेसर इंचार्ज होते हैं, फैकल्टीज होती हैं। तो उसमें संगीत है, गीत के वन एक्ट प्ले है, नाटक से संबंधित है, स्किट है, माइम है, और तरह के फाइन आर्ट्स, लिटरेरी प्रोग्राम्स हैं, डिबेट, क्विज, ऐसे तमाम तरह के विषय होते हैं। समसामयिक विषयों पर कोशिश होती है कि विद्यार्थी मंच पे आए, वो अपनी कला का, अपने टैलेंट का, अपनी क्रिएटिविटी का प्रदर्शन कर सके। तो ये उद्देश्य है। उसके अलावा हमारे वहाँ छात्रावासों में एक ऐसा माहौल, कुल मिला के जो हमारा दायित्व है वह विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पर आधारित है। और सर्वांगीण विकास विद्यार्थी का तब होगा जब वह फिजिकली यानी शारीरिक रूप से
और साइकोलॉजी मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से अपने उस जो शिक्षण का कार्य, जो अध्ययन का कार्य उसको दिया गया, उसमें वो उपस्थित होगा, उसमें तल्लीन होगा, यानी कि उसके अंदर वो पैशन क्रिएट करना, क्यूरियोसिटी क्रिएट करना, ये हमारी कोशिश होती है। और उसके लिए एक इकोसिस्टम बनाया जाता है। जी सर। उस इकोसिस्टम के निर्माण में हम प्रशासन और विद्यार्थियों के बीच में समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि ताकि विद्यार्थियों तक हमारी जो योजनाएं हैं वो पहुंच सके और विद्यार्थी को लगे कि नहीं, मैंने जीवन काल में मैं यदि दून विश्वविद्यालय में नहीं आता तो मैं शायद कुछ न कुछ जीवन में कमी रह जाती। इसलिए हम, क्योंकि जो विद्यार्थी हमारे वहाँ अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है। तो हम ये अवसर या यह किसी विद्यार्थी के अंदर इस प्रकार का भाव न रहे कि हमने ये मिस कर दिया या ये चीज़ हमको नहीं सिखाई गई। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उन्हें हर विधा में उनको पारंगत किया जाए, उनको वो प्रवीणता, वो स्किल उनको दिया जाए, ताकि वे जीवन के इस अध्ययन काल के बाद जब निकलें, वास्तविक जीवन में जब प्रवेश करेंगे तो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे, एक परिपक्व जिम्मेदार सिविलियन के रूप में देश सेवा कर पाएंगे। ये बिल्कुल सही है सर। तो मतलब आप पूरे स्टूडेंट्स समाज को पूरा मौका देते हैं कि वो हर चीज़ सीख सकें जो उनका इंटरेस्ट है। और ये हमारा, देखिए, सौभाग्य कहें कि दून विश्वविद्यालय के अंदर इस तरह का वातावरण बना हुआ है। हाँ जी। आप कभी आइए, जो भी अभिभावक या विद्यार्थी आते हैं, हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे जुड़े रहें, क्योंकि अभिभावक भी हमारे महत्वपूर्ण कड़ी स्टेक होल्डर हैं। और जब विद्यार्थी उपाधि प्राप्त करके जाता है तो वो पुरातन छात्र हो जाते हैं, एलुमनाई, तो उनके साथ भी हमारा कनेक्ट है। हम अभिभावकों से भी संवाद करने की कोशिश करते हैं। हम अपने एलुमनस, जो भी हमारे एलुमनाई हैं, जो किसी भी बैच में पास आउट हुआ जब से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो भी विद्यार्थी उपाधि प्राप्त करने के उपरांत यहाँ से निकले हैं, हमारी कोशिश होती है कि उनसे जो रियल वर्ल्ड फीडबैक है, उन्होंने जो सीखा या जो उन्हें कमियां आज नजर आती हैं जब वो अपने वास्तविक जीवन में कार्य कर रहे हैं, तो उनको हम दूर कर सकें, इसके लिए उनके विचार भी आमंत्रित किए जाते हैं। और लगातार हमारी इस प्रकार के प्रयास हैं कि हम अपने विद्यार्थियों को हर तरह की वो सुविधाएं, वो व्यवस्थाएं उपलब्ध करा पाएं जो एक आदर्श गुरुकुल में होनी चाहिए। और इसके लिए पूरा विश्वविद्यालय का प्रशासन, हमारे माननीय कुलपति महोदय, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और हमारे सभी शिक्षक समर्पित भाव से विद्यार्थियों के साथ, पूरे मनोयोग के साथ हमेशा उपलब्ध और तल्लीन रहते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। आज के टाइम में स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा सोशल चैलेंज, मतलब सामाजिक फियर है, सामाजिक डर है, चुनौती है, उसको वो कैसे उससे मतलब आगे बढ़े? ये बात तो आपने सही कही कि एक पीयर प्रेशर तो होता है जी, समाज में, अपने साथियों का भी होता है, समाज का भी होता है, अभिभावकों की भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में इन चुनौतियों को हमें नेगेटिव रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्या है, ये समाज में हमें हर तरह के लोग मिलेंगे। बिल्कुल सही। वो भी मिलेंगे जो हमें तारीफ करेंगे, वो भी मिलेंगे जो नहीं करेंगे। लेकिन माता पिता और गुरु, टीचर और पेरेंट्स, ये एक दो ऐसी कम्युनिटी है जो हमेशा हमारे विद्यार्थियों की, बच्चे की तारीफ करते हैं। बाकी हो सकता है कि उसको जानबूझ करके ना भी कर रहे हो, क्यों, पीयर प्रेशर है। तो इस देखिए, मतलब दो तरह की फोर्सेज हैं। एक वो फोर्स है जो नेगेटिव है, एक वो फोर्स है जो पॉजिटिव है, तो दोनों लगी रहती है। अब ये है, किसी बच्चे के ऊपर कभी कोई कहता मैं तनाव में हूँ, इसका मतलब नेगेटिव फोर्स डोमिनेट्स कर गई, पॉजिटिव फोर्स कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई। पॉजिटिव फोर्स कमजोर क्यों पड़ गई? क्योंकि संवाद की कमी आ गई। इसका मतलब संवाद कहीं ना कहीं पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से कम है। तो इसलिए इसके लिए हमारे वहाँ जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है हमारा, उसमें वो ओपीडी चलाते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके विद्यार्थी, उनके शोधार्थी और प्रोफेसर विद्यार्थियों के साथ छात्रावास में, और अलग से भी वहाँ तो बाहर के भी लोग, यदि किसी को इस प्रकार की तनाव महसूस हो रहा है जीवन में, तो वो भी फ्री हैं, वो जाते हैं और अपने विद्यार्थियों के लिए तो स्वतंत्र है। लेकिन मैं, चूंकि मैं तो अपने जो भी विद्यार्थी या जो अभिभावक मेरे संपर्क में आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन्हें एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकूँ, क्योंकि जीवन में दोनों तरह की चीज़ें हैं, हर तरह के अनुभव हमें प्राप्त होंगे, और अनुभव हमें सिखाता है, अनुभव हमें परिपक्व, मैच्योर बनाता है। इसलिए उस अनुभव को यदि हम तनाव समझें, यदि उस अनुभव को ही हम सत्य मान लें, क्योंकि हर एक दौर होता है उम्र का भी,
और मनोवैज्ञानिक रूप से भी खुद को सहने की शक्ति भी दौर हर उम्र हाँ, में बदलती रहती है, टाइम के साथ साथ बदलती रहती है। जी बदलती जी। रहती है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो पीयर प्रेशर भी है उसको विद्यार्थियों को, पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को जी सर, मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त बनाए, बिल्कुल क्योंकि घर जैसा माहौल तो हमेशा मिलेगा नहीं, क्लासरूम जैसी सिचुएशन वर्क प्लेस में नहीं मिलेगी जहाँ नहीं आप काम मिलेगा। करने जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात है सर। इसके लिए हमें अपने विद्यार्थियों, इसलिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर, ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। बिल्कुल और प्रोफेशनल कोर्सेज में विद्यार्थियों को कॉरपोरेट जगत के साथ उनको इंटर्नशिप में भेजा इसीलिए जाता है ताकि विद्यार्थी वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ ये देख सके, इस बात का उसको आभास हो, उसको इस बात का भान हो सके कि एक्चुअल माहौल अलग है जब हम घर से आज जो हम निकलते हैं। देख रहे हैं वो नहीं है। ये इसलिए प्रोफेशनलिज्म कहते हैं इसको। जी सर। जब हम घर से बाहर निकल के हाँ जी और सर। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है उस कल्चर को भी हमें सीखना Adopt पड़ेगा, करना। एडॉप्ट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमें व्यवहार करना पड़ेगा। बिल्कुल यही एजुकेशन है, यही ट्रेनिंग है, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट भी करना है और उसको एडॉप्ट भी करना है। तो एक्सेप्टेंस यही सिखाया जाता है शिक्षा के अंदर और यही ट्रेनिंग का उद्देश्य है। तो जी, शिक्षा यदि विद्यार्थी के अंदर एडजस्टमेंट के भाव को नहीं जगा पा रही है तो शिक्षा में भी कमी है, पेरेंटिंग में तो कमी है ही है, शिक्षा के अंदर भी कमी है। इसलिए हमें विद्यार्थियों को एडजस्ट करना सिखाना चाहिए, क्योंकि चेंज तो हमेशा है। समाज में घर से निकलेंगे तो चेंज है, चेंज समय के हिसाब से है, चेंज टेक्नोलॉजी के हिसाब से है, चेंज वातावरण के हिसाब से है, बिल्कुल चेंज दोस्त भी बदल जाते हैं। तो लेकिन उस चेंज को, या तो हम चेंज को बदल नहीं सकते, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो जैसे उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, जैसे पानी है, पानी का कोई रंग नहीं है, जी बिल्कुल लेकिन जो रंग उसमें डालते हैं उस रंग उस रंग का हो बन जाता जाता है। तो ये एक्सेप्टेबिलिटी है और ये ही हमारा उद्देश्य होता है। एक शिक्षक के नाते, एक DSW के नाते हम अपने विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं कि वे एक्सेप्ट कर सकें उस परिवर्तन को जो उनके जीवन में होगा या हो रहा है। जी। चेंज तो सब प्रकृति का नियम भी है। जी प्रकृति भी, मौसम भी 4 तरह के होते हैं। बिल्कुल। चेंज परमानेंट है, मतलब चेंज तो परमानेंट जी जी, चेंज हमेशा होना है, हमेशा चेंज परमानेंट है, चेंज कोई टेम्पोररी फेनोमेनन टेम्पररी नहीं है कि भाई अभी होगा आगे नहीं होगा। नहीं नहीं, वो तो चेंज तो होता रहेगा। जैसे जैसे लाइफ बढ़ती रहेगी वो चेंजेस होते रहेंगे, बिल्कुल कभी अच्छे के लिए, कभी बुरे के लिए, कभी जी। किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। जी सर। बिल्कुल। फिर फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट स्कीम कितनी इफेक्टिव है और ग्राउंड रियलिटी पर ये कैसे काम करती है? गवर्नमेंट के द्वारा आज के समय में बहुत सारे राष्ट्रीय पोर्टल से आप देखेंगे जी सर। और स्टेट लेवल पर और विश्वविद्यालय लेवल पर बहुत सारी स्कीम्स हैं स्कॉलरशिप को लेकर। जी सर। हमारे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति है। दोनों यूनिवर्सिटी में के विद्यार्थी भी उससे लाभान्वित हैं बड़ी संख्या में। जी सर। इसके अलावा दोनों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एड फंड स्कॉलरशिप, ओके। एक ये भी है हमारी, जिसमें हम विद्यार्थी अप्लाई करते हैं और उसको फिर कमेटी होती है, उसमें इनको अवार्ड दिया जाता है जिसको फेलोशिप स्कॉलरशिप। इसके अलावा पंडित महानंद डंगवाल जी सर। एक फेलोशिप स्कॉलरशिप इनकी भी होती है। एक हमारे दून विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति हुए जी। प्रोफेसर गजेंद्र सिंह, ओके। तो वो सबसे पहले वाइस चांसलर थे। कुछ साल पहले वो विश्वविद्यालय आए और उन्होंने यह इच्छा जाहिर की कि मैं इस विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को, जी। एक लड़का और एक लड़की, उनको हम प्रोफेसर गजेंद्र सिंह ऑल राउंड स्टूडेंट अवार्ड देंगे। देना चाहते हैं, तो वो भी विद्यार्थियों को दी जाती है। उसके अलावा जो स्कॉलरशिप है उत्तराखंड की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के माध्यम से, जी वो सर। भी उपलब्ध है। और कई बार ऐसे होते हैं जैसे हंस फाउंडेशन के द्वारा भी कभी कभी स्कीम्स बीच में पोषित होती हैं। ओके। तो नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय पोर्टल पर जो स्कीम्स हैं वो सभी विद्यार्थियों के लिए लागू है। जो उत्तराखंड के सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट के द्वारा जो दी जाती है वो उनके लिए भी विद्यार्थी अप्लाई करते हैं। जो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति है वो अभी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को मिल रही है। दोनों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एड फंड्स स्कॉलरशिप भी विद्यार्थियों को है। डॉक्टर पंडित महानंद रंगवाल है, प्रोफेसर गजेंद्र सिंह है, तो ऐसे तमाम स्कीम्स हैं और विद्यार्थी इनका लाभ लेते हैं। तो इसलिए आज कोई भी किसी भी परिवेश का, बैकग्राउंड का विद्यार्थी है तो वह उच्च शिक्षा से जी वंचित नहीं रह सकता है। ऐसी व्यवस्थाएं हैं। जी सर, जैसे आपने बताया कि बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो क्या इन स्कीम को स्टूडेंट्स को बताया जाता है, अवेयर किया जी जाता है?
ये स्कीम वेबसाइट पे भी क्योंकि जब ये अप्लाई करेंगे ना हाँ जी सर। तो उनके फॉर्म हमें नोटिफाई करने पड़ते हैं। ओके। तो ऐसा नहीं है कि वो गुप्त रूप से हो गया, और वो जी। नोटिफिकेशन DSW कार्यालय में ही जमा होती हैं। जी सर। कुछ रजिस्ट्रार ऑफिस से भी हमारे वहाँ सूचनाएं होती हैं, लेकिन वेबसाइट पे भी रहती हैं, और इनको विद्यार्थियों को टाइम टू हर टाइम हेड अपडेट ऑफ करते द हैं। डिपार्टमेंट के माध्यम से नोटिस बोर्ड पर सूचनाएं भी चस्पा की जाती है, तो विद्यार्थियों को बताई जाती हैं। जी सर। जी। सर मेंटल हेल्थ और सोशल वेलफेयर, ये दोनों कितने एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है देखिए, कॉलेज एनवायरनमेंट के हिसाब से? कॉलेज एनवायरनमेंट में देखिए प्रेशर जो है, एक प्रेशर हमने स्कूलिंग और एजुकेशन में थोड़ा अंतर समझना पड़ेगा। हाँ जी सर। एक होता है कि हमने डिग्री लेनी है, एक होता है हमें ज्ञान लेना है। तो ज्ञान लेने का जो नॉलेज है, उसके लिए तो आपको पूरा पैशन, क्यूरियोसिटी, अपने आप को नशा इन्वॉल्वमेंट न्योछावर करना पड़ता है। लेकिन क्या बीच के कुछ कालखंड ऐसे आए कि समाज में ही ऐसा माहौल बन गया कि हम डिग्रियां बटोरने लगे, और जब डिग्री बटोर करके आए और जब कॉर्पोरेट में गया, तो कॉर्पोरेट वाले को तो वो चाहिए था जिसके पास वो स्किल है, स्किल सेट है। आप ये काम कर पाएंगे? बोले नहीं। आपके पास डिग्री है? बोले डिग्री तो है। काम? बोले काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एम्प्लॉयबिलिटी थोड़ी सी घटने लगी। जी सर। और हमने उसको शिक्षा से जोड़ दिया। शिक्षा तो वही है जो एजुकेशन है, जिसमें स्किल भी है, जिसमें बच्चे के अंदर वो पूरी निपुणता है, वो हमने उसको तैयार किया है। लेकिन ऐसे दौर में विद्यार्थी ये समझने लगे कि डिग्री लेकर नौकरी मिल गई है, तो पहले तो इसको समझना पड़ेगा। और जब हम डिग्री खरीदने लगते हैं, डिग्री लेने लगते हैं, और हमको लगता है कि उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है या हमने कुछ स्किल नहीं लिया, तो तनाव होगा। तो तनाव का जो रिलेशन है वो इस मेंटल नॉन परफॉर्मेंस से भी है, जी, जिसको हम नॉन डिलीवरी भी कह सकते हैं, क्योंकि हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं जो एक्सपेक्टेशंस हमारी हमसे समाज को है, समाज की जो उम्मीदें हैं, या उस एम्प्लॉयर के जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हम उस पर खरे नहीं उतरते हैं, तो हमें निश्चित रूप से तनाव होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि शिक्षण व्यवस्था के दौरान शिक्षण संस्थानों में ऐसी व्यवस्थाएं हों कि विद्यार्थी को जब उपाधि मिले तो वह किसी न किसी स्किल सेट के साथ निकले। मेंटल जो हेल्थ है, वो मेंटल हेल्थ कोई बन के नहीं आती। घर में तो देखिए सब तरह के वातावरण है, और जो पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन है, जिनको आज की पीढ़ी, आज के जनरेशन के बच्चे उसको दबाव समझते हैं, वो दबाव नहीं है। वो तो आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाए। आगे गुरु भी चाहता है कि मेरा बच्चा आगे निकले, पेरेंट्स भी चाहते हैं मेरा बच्चा आगे निकले, बच्चा भी चाहता है कि मैं खुद में आगे जाऊं। तो कहाँ रुक रहा है? रुकता है वो पीयर ग्रुप में। ग्रुप, इसका मतलब उसका ग्रुप नेगेटिव है। तो हमको ये चेक करना चाहिए एक पेरेंट के नाते, एक टीचर के नाते, कि जो विद्यार्थी हमारा है वो किस ग्रुप में जा रहा है। यदि हम उसको चेक कर लेंगे टाइमली, तो उसको मेंटरशिप कहते हैं। यदि हमने मेंटरशिप सही कर ली, यदि हम उसके साथ इन्वॉल्व हैं, हम उसके हर चीज को हमें पता चल पा रही है, उसकी क्रियाकलाप, उसकी एक्टिविटीज, तो हम टाइमली उस बच्चे को सही डायरेक्शन में ला सकते हैं। तो वो मेंटल हेल्थ से बाहर, मतलब मेंटल प्रेशर में ना आकर के एक हेल्दी माइंडसेट उसका बनेगा, और वो कामयाबी की तरफ जाएगा। जो भी उसके लक्ष्य हैं जीवन में, कामयाबी के, संपन्नता के, प्रसन्नता के, खुशहाल जीवन जीने के, वो जिएगा। तो मेरा ये मानना है, विद्यार्थियों से, युवाओं से मेरा संदेश ये है कि वे माता पिता के एक्सपेक्टेशन को तनाव न समझें, वह उसको प्रेशर के रूप में न लें। टीचर्स की एक्सपेक्टेशन को भी प्रेशर के रूप में न लें, क्योंकि आप हमारे प्रिय हैं, इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं। और आपसे नहीं, हम तो देखिए हर साल हमारे सामने नया बच्चा है, हर बच्चे से हमारी उम्मीदें होती। ये जरूर है कि हमारी उम्मीदें कब पूरी होंगी, कितनी पूरी होती होंगी, ये तो अलग बात है। ये तो सही बात लेकिन है। हम एक्सपेक्टेशन तो करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप सोचिए, जिस माँ बाप का एक बच्चा होगा, उसकी एक्सपेक्टेशन कितनी हाई होंगी। हमें तो हर साल बच्चे नए मिलते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। तो जिन पेरेंट्स के बच्चे 1 या 2 बच्चे हैं, तो अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, क्योंकि वो उसको प्यार करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि विद्यार्थी को आज के इस सूचना क्रांति के युग में, जब इतने बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय हैं, उच्च शिक्षण संस्थान हैं, ई ग्रंथालय से लेकर के इतने सर्च इंजन पर इंफॉर्मेशन है, इतनी नॉलेज के सोर्सेज उपलब्ध हैं, उस दौर में भी यदि हम तनाव में, तनाव तो तब होता है जब हमारे पास सूचनाएं नहीं होती, जब हमारे पास किताबें नहीं होती, हमारे पास पुस्तकालय नहीं होते, हमारे पास आने जाने के संसाधन नहीं होते। आज इतनी ज्यादा संपन्नता, एक तरह से इसको कहेंगे, समाज के अंदर है कि आप कहीं पे भी कुछ भी आपको उपलब्ध हो सकता है। तो ऐसे दौर में हम अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाएं। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्शन लेस
युवा हो जाते हैं तो तनाव में आ जाते हैं। उनको सही डायरेक्शन, मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो उनकी ऊर्जा को हम सकारात्मक रूप में लगाएंगे तो निश्चित रूप से वो क्रिएटिविटी और भी निखरेगी। उनका जो नवाचार है, जो इनोवेशन है, वो समाज के कल्याण में काम आएगा। जी। तो सही डायरेक्शन की जो आवश्यकता है, मुझे लगता है कि इसको तनाव को, जो मानसिक तनाव को हम लोग नेगेटिव सेंस में न लेकर के जी सर। युवाओं के बीच में संवाद करने की आवश्यकता है ताकि उनकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में Channelize जा हो सके। जी, चैनलाइज हो सके तो उसका रिजल्ट निश्चित रूप से समाज के लिए भी कल्याणकारी होगा और वो तो जीवन उनके में लिए तो कामयाब होगा ही होगा। जी। जी सर। सर आपने कभी अपने कैरियर में जी। कोई ऐसा केस देखा कि जो आपके दिल को छू गया हो, जिससे आपको मतलब जिसको आपने मदद की हो और वो बहुत अच्छा आगे किया हो स्टूडेंट्स ने, छात्र ने, और आप आज भी उसको याद करते हैं? ऐसे तो देखिए बहुत तो विद्यार्थी रहे हैं, एक दो तो रहे नहीं, ऐसे जी। तो कई आते हैं। जी सर। कई विद्यार्थी ऐसे भी रहे जो रिसर्च के दौरान आए जी सर। लेकिन वो आगे नहीं कर पाए, वो पीएचडी करना चाहते थे, कुछ कारण ऐसे फंसे। कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो बहुत गरीब परिवारों से थे। जी सर। मैं तो उत्तर प्रदेश में कई वर्षों रहा हूँ, जी सर। तो उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के द्वारा एमबीए करने के लिए विद्यार्थियों को पूरी फीस 100% रिफंड होती थी। ओके। और मैंने देखा कि यदि वो सुविधा नहीं होती तो बहुत गरीब लोग पीछे परिवारों के बच्चे शायद इतनी उच्च शिक्षा, प्रोफेशनल पाठ्यक्रम की शायद नहीं ले पाते, बीटेक, एमबीए जैसी, जी। लेकिन उसका फायदा उनको मिला। तो लेकिन क्या है कि कई बार वो विद्यार्थियों को हमने काफ़ी प्रेरित भी किया, कुछ उसमें बहुत आगे भी निकले। मैं तो विद्यार्थियों के साथ बहुत कनेक्ट रहा। यहाँ तो मैं डीएसडब्ल्यू के दायित्व में हूँ, पिछले 10 वर्षों से लगभग मेरा जी सर। कालखंड हो गया। जी सर। लेकिन इससे पहले मैं चीफ प्रोक्टर और वार्डन के रूप में मैंने कार्य किया है। मैं विश्वविद्यालय का मैं मीडिया प्रबंधन भी देखता रहा, 2 वर्षों तक मैंने वो भी काम किया। जी सर। तो मैंने ये देखा कि विद्यार्थी के साथ इमोशनल कनेक्ट होना की आवश्यकता है, क्योंकि वो कभी कभी अकेला रहता है और ख़ास तौर से आजकल के युवाओं में वो शेयरिंग का गुण कम है। जी। उनके अंदर उनको लगता है कि हो सकता है कि मुझे कोई कम तरह के, तो ये इसको एक मनोवैज्ञानिक ही समझ सकता है। तो यदि पेरेंटिंग मजबूत होगी, विद्यार्थी अपनी बातों को अपने घर में खुल के बता पा रहा है, जी सर। तो वो बच्चे निश्चित रूप से अच्छा कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे वृत्तांत हैं, उनकी बड़ी फहरिस्त है, बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन फिर भी मेरा जो कोशिश और मेरा जो पहला काम होता है कि मैं उनको साइकोलॉजिकली थोड़ा मजबूत बनाने की कोशिश करता हूँ। जी। और उसके लिए मैं उन्हें थोड़ा ऊंचे सपने दिखाता हूँ। जितने सपने वो देखते जी हैं सर। अमूमन उससे थोड़ा मैं डबल और ट्रिपल उनको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपकी मंजिल यहाँ है। जी सर। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरी मंजिल होगी, जी। लेकिन मैं ज़रूर दिखाता हूँ। और ऐसे ही कई, अभी मैं पिछले महीने दिल्ली गया था एक किताब के विमोचन में, तो वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हमको मिला। तो उसने कहा कि सर आपने मुझे 20 साल पहले कहा था कि तुम प्रोफेसर बनोगे और मैं आज प्रोफेसर हो गया। तो ऐसे भी कई वृत्तांत, ऐसे कई तरह के। कितना अच्छा लगता होगा जी सबको जी। सुन के। मैं तो, उसने खुद ही आया मेरे पास कि सर आपने पहचाना नहीं होगा, तो अच्छा है। जी। क्योंकि मैं तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी मैं सेक्रेटरी रहा यूनिवर्सिटी का, तो जी। हर तरह की, हालांकि मुझे गीत का, गाने का या संगीत का कभी मेरे पास हुनर नहीं है, ओके। लेकिन मुझे जिम्मेदारी मिली तो मैंने विद्यार्थियों को जरूर वो मंच विश्वविद्यालय स्तर पर देने का प्रयास किया प्रशासन के सहयोग से, और विद्यार्थी याद करते हैं तो अच्छा लगता है, जी। और यदि वो सफल होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। ये बड़ी खुशी की बात उपलब्धि मानी जाती है कि जी। नहीं, हम किसी का मेंटरशिप कर पाए, वो विद्यार्थी आगे बढ़ा है, तो हमारे लिए गर्व की बात है। सर, रूरल वर्सेस अर्बन स्टूडेंट के चैलेंजेस में क्या मेजर डिफरेंस आप ऑब्जर्व करते हैं? देखिए, गांव से जो विद्यार्थी आते हैं, थोड़ा सा उनके अंदर हेजिटेशन मैंने महसूस किया है, जी। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के विश्वविद्यालय में बहुत वर्षों रहा। जी। वहाँ पे विद्यार्थियों में एक तरह से संवाद की, जो संवाद कला जिसको कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, वो तो थोड़ा कमज़ोर होता ही था, जी। लेकिन एक अंदर से भी हेजिटेशन उनको रहती थी। तो हमने पहले काम उनको, उनके अंदर की जो झिझक है, जो हिचकिचाहट है, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, जो अर्बन क्षेत्र से विद्यार्थी आते हैं, उनको लगता है कि हमारे लिए तो ये रूटीन है, घर का माहौल है, डेली की बात। उनके लिए तो डेली की बात होती है, तो वो थोड़ा सा और हल्के में आ जाते हैं।
समस्याएं दोनों तरफ हैं। उसको भारी भरकम लगता है तो वो इसलिए प्रेशर में है, इसको हल्का लगता है तो ये इजी ले रहा है। तो न तो इजी लेना है, ना हल्के में, न तो भारी में लेना है। लेवल तो में क्या है जाना कि एक लेवल पे तो आना पड़ेगा, तभी तो लर्निंग हो पाएगी। जी तो इसलिए दोनों के अंदर दिक्कतें हैं और उसका समाधान वो प्रोफेसर ही कर सकता है जो कि डिलीवर कर रहा है। तो प्रोफेसर को चाहिए कि वो विद्यार्थी के उस मनो स्थिति तक पहुंचे, जो मन स्थिति है उसको यदि हम समझ पाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएगा। लेकिन जहां तक टैलेंट की बात है वहां कोई ऐसा अंतर नहीं है। वो बैकग्राउंड का एक्सपोजर का डिफरेंस तो दिखता है, जी लेकिन टैलेंट का कोई जोग्राफिकल या लोकेशन वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। गांव से बच्चे बहुत अधिक मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं और बढ़े भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो इसलिए टैलेंट का, हार्डवर्क का, लोकेशन से, अर्बन रूरल से कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा सा एक्सपोजर का, हिचकिचाहट का बहुत इनिशियल स्टेज में होता है, वो पता भी नहीं चलता, बहुत जी। जल्दी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बहुत दिनों तक वो चलता नहीं है जी और तुरंत ही बच्चे आज के तो बहुत स्मार्ट हैं, टेक्नो से भी हैं, हर गांव गांव में एंड्रॉयड है, बिल्कुल। इंटरनेट है। तो इतना ज़्यादा वंचित वर्गों से भी नहीं है, जी जी। जिसको हम टेक्नो से भी टेक्नोलॉजी के युग में कहें कि बच्चे डिप्राइव्ड हों जी इस तरह की टेक्नोलॉजी से, तो ऐसा भी नहीं है। मुझे लगता है कि अर्बन और रूरल दोनों के बीच में अच्छा तालमेल मैंने देखा और ऐसा कोई मुझे समस्या ऐसी नोटिसेबल नहीं। कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगी है। जी सर, जेंडर इक्वलिटी और सेफ्टी के लिए कॉलेज में किस तरह के स्टेप्स होने चाहिए? बहुत सारे स्टेप्स हैं, खासतौर से जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए तो हम तो कैंपस में प्रोग्राम भी चलवाते हैं। जी सर। अलग से सेल है हमारा ओके। जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। कमेटी भी है, आईसीसी भी है, जी सर। जेंडर कमेटी भी है। इसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटी का सेल भी है, एंटी रैगिंग सेल है, प्रोक्टोरियल बोर्ड भी है, ताकि कोई भी इस तरह की इनडिसिप्लिन कहीं पे दिखता है तो डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए भी कमेटी बनी हुई है। हॉस्टल के अंदर वार्डन्स हैं, हॉस्टल में भी डिसिप्लिन है, वहाँ पे भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं। तो पूरे कैंपस के अंदर, हॉस्टल में, टीचिंग के दौरान, लाइब्रेरी से लेकर के कहीं पर भी सार्वजनिक स्थल पर या कोई भी एक्टिविटी, कोई भी प्रोग्राम के दौरान किसी भी विद्यार्थी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो, इसके लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने भी प्रोविज़न किए हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय में हर वर्ष हम एडमिशन के समय नव प्रवेशित, जी न्यूली एडमिटेड हाँ जी। स्टूडेंट्स का इंडक्शन ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं। उन्हें विश्वविद्यालय के जो नियम हैं, खासतौर से एग्जामिनेशन के, अटेंडेंस को लेकर के हमारे वहाँ 75% का जी। बड़ा नियम है। तो ये सब हम पहले दिन उनको बताते हैं इंडक्शन में। उनको कल्चरल कमेटी के इंचार्ज, कल्चरल के बारे में, स्पोर्ट्स वाले, हॉस्टल के चीफ प्रॉक्टर, ऐसे हर जो एंटी रैगिंग, एंटी ड्रग की भी कमेटी है आजकल, तो ऐसी भी जी। शिकायतें आती हैं। हाँ जी। जेंडर सेंसिटाइजेशन, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, हर तरह की कमेटी के मेंबर सारे प्रोफेसर्स होते हैं। अब तो हमारे पास डीन इंटरनेशनल अफेयर्स भी हमने विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया ने अपॉइंट किया है। तो जो ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं, जो कल्चरल डिपार्टमेंट के माध्यम से, भारत सरकार के कल्चरल डिपार्टमेंट के माध्यम से जो आते हैं, हाँ जी सर। उनको भी क्योंकि वो ओवरसीज हैं, विदेश से आए हैं, दूसरे देशों के हैं, तो उनसे रिलेटेड इश्यूज के लिए डीन इंटरनेशनल अफेयर्स भी हमारे वहाँ प्लेस पर है, अपॉइंट है। तो इस तरह से चाहे वो देश का हो चाहे विदेश का हो, हर विद्यार्थी के लिए हम माकूल और ऐसा इकोसिस्टम उसको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो निश्चिंत होकर के अपना अध्ययन कर सके। इस तरह का माहौल बहुत अच्छा है सर। हम लोग तैयार कर रहे हैं। जी सर। सर, सोशल मीडिया के स्टूडेंट्स के बिहेवियर और वेलफेयर पर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आता है? मीडिया का प्रभाव तो पॉजिटिव ही होता है। अब 24 घंटे के चैनल हैं। यदि एक बच्चा 24 घंटे टीवी के सामने रहेगा, न्यूज़ देखता रहेगा, तो न्यूज़ तो रिपीट होती रहेंगी। हाँ जी सर। नए नए कंटेंट तो कम ही आएगा 24 घंटे में। जी सर। उसी तरह से न्यूज़ पेपर, प्रिंट मीडिया है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया तो पहले से था, 24/7 का है। सोशल मीडिया में लोग जो डिस्ट्रैक्शन मान रहे हैं युवाओं के लिए, या आपने भी जैसा सवाल किया, जी क्या सर। यह चुनौती है, इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है? टीवी के समाचार को हम सुनते हैं तो वो वन वे है,
एक तरफ से चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन क्या है, सोशल मीडिया में हम जब वही चीज देखते हैं तो क्या होता है कि जो जो व्यूअर है या जो रिसीवर है, जी सर। जो उसको रीड कर रहा है, जो रेस्पोंडेंट है, वो उसमें कमेंट कर सकता है। या हमने कोई चीज अपलोड की तो हमको ये क्यूरियोसिटी हो गई, हम ये देखें कि ये न्यूज कितने लोगों ने लाइक की, कितने लोगों ने इसको शेयर किया, सब्सक्राइब किया। तो इसके कारण क्या है कि थोड़ा समय प्रबंधन इसमें चला जाता है। मेरा ये एडवाइस है या मेरा ये विचार है कि हम सोशल मीडिया को मीडिया की तरह लें, उसके कमेंट पे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट न रहें। या आपने कोई कमेंट कर दिया तो फिर उसका रिएक्शन न देखें और उस पर रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा मुख्य कार्य इस समय कुछ और है। हम जिस काम में लगे हैं उस काम को हम यदि निष्पादित करेंगे पूरी तन्मयता के साथ, पूरे लगन के साथ, तो हम अपने उद्देश्यों में सफल होंगे। मीडिया तो हमेशा जागरूक करने का कार्य करता है। डिस्ट्रैक्शन उसमें तब है जब हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उस इन्वॉल्वमेंट के कारण ही लोगों को, मुझे लगता है कि लोगों को जो समझ में आता है कि सोशल मीडिया के कारण नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, देखिए हमें काम की चीज़ों को उसमें लेना चाहिए। ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट तो किसी भी चीज़ का अति जो है वह नुकसानदेह तो है ही है। जी बिल्कुल। तो जहाँ तक हमें सामग्री उससे मिल रही है किसी भी चैनल के माध्यम से, हम उसको अपने उपयोग में लें, उसका सदुपयोग करें, तो उससे अपडेट तो रहता ही है व्यक्ति। अपडेट होने के लिए तो चैनल होते ही हैं। मीडिया का काम भी है कि समाज को जागरूक करना। जागरूकता तो अच्छा ही है, अवेयर होंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन जब हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वह इन्वॉल्वमेंट उसको थोड़ा और लंबा, और उसमें समय चला जाता है, मालूम तो नहीं चलता। लेकिन क्या है कि फिर वो रिस्पॉन्स देखना, कितने लाइक हो गए, कितने सब्सक्राइब हो गए, इस उधेड़ बुन में समय की बर्बादी है। तो वेस्टेज ऑफ टाइम न करके हम उसको अपने उपयोग के लिए यदि प्रयोग करेंगे तो यह उसका सकारात्मक पक्ष है। जी सर। नकारात्मक यह है कि हम उसमें इन्वॉल्व हो गए उस डिबेट में, जी, तो उस तो एंडलेस है। तो इसलिए एंडलेस डिबेट में जाने की आवश्यकता नहीं है। काम की चीज़ों को लें और आगे बढ़ें। जी बिल्कुल। सर आपके अकॉर्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन का रियल मीनिंग क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग है इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि रूरल अर्बन का कोई भेद ना हो, गरीब अमीर का कोई भेद ना हो। एक क्लास है, उसमें जो विद्यार्थी बैठे हैं, हम कभी नहीं पूछते कि कौन किस बैकग्राउंड से है। जी सर। जो हम दे रहे हैं कंटेंट वो आगे बैठे हुए बच्चे को भी उतना ही है, जो सबसे पीछे बैठा है उसके लिए भी उतना ही। तो जो हमारा माहौल है पूरा ओवरऑल, जो हमारी शिक्षा का माहौल है, वो इंक्लूसिव है। उसमें कभी किसी के लिए कोई इक्वल अपॉर्चुनिटी हर एक को, जिसका एडमिशन हो गया, जो क्लास के अंदर है, सबके लिए बराबर है। तो यही इंक्लूसिविटी है और इसी पर हमारा शिक्षा इसी पर केंद्रित है। वो रूरल है, वो ट्राइबल है, वो बैकवर्ड है, वो किसी भी कम्युनिटी का है, उसके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, उसके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बैकग्राउंड का हम पर कोई असर नहीं है। एज स्टूडेंट वो हमारे लिए इक्वल है, चाहे वो कोई भी हो। तो ये हमारी शिक्षा की खूबसूरती है और यही उसकी इंक्लूसिविटी है। इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी इसको जी। अगर आप स्टूडेंट वेलफेयर इकोसिस्टम में एक चेंज ला सकते हैं तो वो क्या होगा सर? देखिए, चेंज तो हमेशा मैंने आपको शुरू में कहा था कि चेंज इज परमानेंट। चेंज होता है देश काल परिस्थिति के हिसाब से। कोरोना काल में आपने देखा, अचानक क्लासेस बंद हो गई, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, ऑनलाइन में व्याख्यान चले। किसी बच्चे ने वीडियो दिखाया, किसी ने नहीं दिखाया। वहाँ पर इमोशनली, साइकोलॉजिकली स्टूडेंट्स को सपोर्ट की आवश्यकता थी। उस दौर को भी हम लोगों ने झेला है। उसके बाद फिर जब लॉकडाउन के बाद जब दोबारा पटरी पे लौटी, फिर बंद हुआ, फिर लौटी, तो ये चेंज तो देखिए जीवन भर आते रहते हैं। हम पहले से कोई प्रिपरेशन तो थी नहीं कि लॉकडाउन होगा, ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलेंगी, एग्जामिनेशन कैसे होंगे। लेकिन जब सिचुएशन आई तो हम लोगों ने उसको लागू किया, उसको अडॉप्ट किया, उस पर आगे बढ़े। हमारे विश्वविद्यालय की एक अच्छाई और एक खासियत ये है कि जो काउंसिल के हमारे रिप्रेजेंटेटिव से इलेक्ट होकर आते हैं, स्टूडेंट काउंसिल, उन विद्यार्थियों को हम हर कमेटी में रखते हैं। और इसलिए रखते हैं ताकि वे विद्यार्थी, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो बताएंगे कि हमारी क्या आवश्यकता है। तो स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में, हॉस्टल अफेयर्स में,
हर जगह जो भी, यहाँ तक कि एकेडमिक काउंसिल में ओके। जो हमारे कन्वोकेशन होती है, उस कन्वोकेशन में भी हमारे विद्यार्थी प्रोसेशन में चलते हैं। तो जो उसका प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी होते हैं ऐसे, तो स्टूडेंट सेंट्रिक हमारी लीडरशिप है। ओके। छात्र केंद्रित विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है, जी। वो जो नेतृत्व है, मतलब विश्वविद्यालय का जो नेतृत्व है वो छात्र केंद्रित है, स्टूडेंट सेंट्रिक है। जी। तो छात्र केंद्रित होने से कि छात्र की एक्सपेक्टेशन को हमने ध्यान में रखते हुए पूरी एक्टिविटीज, पूरी प्लानिंग उसके आधार पर तैयार की गई है। जी। तो चेंज जिस तरह का भी होता है उसको हम विद्यार्थियों तक ले जाते हैं, उनको ट्रेन करना, वो उसको एक्सेप्ट करें टीचर्स तक, और समय समय पर हम हमारे टीचर्स का भी और मिनिस्ट्रियल स्टाफ का भी हमारे वहाँ हम लोग ओरिएंटेशन करते रहते हैं, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था है ताकि वे भी नवाचार, इनोवेशन को और क्रिएटिविटी को अपने टीचिंग में स्पेस दें, और अधिक से अधिक जितना उनका जो रोग कर रहे हैं, जो करते हैं वो उसको साझा करते हैं। जी सर। जो नए हैं वो सीखते हैं। जी। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलती रहती है। जी बिल्कुल। आज के यूथ में पोटेंशियल तो बहुत है जी, लेकिन कुछ डायरेक्शन की कमी है, तो आप इसको कैसे देखते हैं सर? युवाओं में डायरेक्शन की कमी है ऐसा तो कह नहीं सकते। आज के युवा तो बहुत जागरूक हैं और बहुत ज़्यादा अपना करियर के प्रति कंसर्न भी बहुत अधिक हैं। जी। लेकिन क्या है कि हर पेरेंट या हर समाज का जो अगली जनरेशन होती है वो देखती है कि भाई ये वो वैसे नहीं कर रहे हैं जैसे हम करते थे। जी। मॉडल बदल गया, समाज में परिवर्तन हो गया, टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारी चीज़ें आज सहज हैं। जी। इसलिए हमें युवाओं को समझना है तो उनके साइकोलॉजी को हमको रीड करना पड़ेगा। आज के वातावरण के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। आज के विद्यार्थियों के अंदर टैलेंट बहुत अधिक है, करियर के प्रति बहुत फोकस्ड है, सूचना उनके पास बहुत अधिक है, एक्सेसिव है। वो सूचना उनके लिए कौन ज़रूरी है, इसका जब उनको जानकारी हो जाएगी तो वो मैच्योर हो जाएंगे। क्योंकि एज तो देखिए बायोलॉजिकल है, बिल्कुल। एज तो अपने आप बढ़ती है, लेकिन मैच्योरिटी लानी पड़ती है। तो मैच्योरिटी सिखानी पड़ती है, मैच्योरिटी ट्रेनिंग से आएगी, एज तो नेचुरल है। तो इसलिए एज के साथ साथ मैच्योर यदि हम बच्चे को बना पाए तो हम हमारी पेरेंटिंग और हमारी जो मेंटरशिप है जी। वो सफल हो, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल। सर डिग्री या स्किल आज के टाइम में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है? डिग्री तो हम देते ही हैं जी। ऑनलाइन मोड में भी आप ले सकते हैं। हाँ जी। आजकल व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल। ऑनलाइन, विश्वविद्यालय भी आजकल तो डिस्टेंस मोड में विश्वविद्यालय भी है। जी। लेकिन यदि उस डिग्री को जस्टिफाई करने के लिए वो जो स्किल सेट चाहिए हमारे पास नहीं है तो फिर उसको कौन देगा। इसलिए मेरी नज़र में स्किल का होना बहुत आवश्यक है। स्किल टेक्निकल भी हो और स्किल सॉफ्ट भी हो। सॉफ्ट स्किल होगा तो विद्यार्थी का आचरण, आचार व्यवहार समाज को, उस वातावरण को, उस वर्क प्लेस में एक अलग छवि के रूप में उसको निखारेगा। टेक्निकल स्किल होगी तो अपने उस टेक्निकल फील्ड में वो आगे बढ़ेंगे। तो दोनों स्किल की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि विद्यार्थी यदि उपाधि के साथ साथ, डिग्री के साथ साथ टेक्निकल स्किल और सॉफ्ट स्किल लेके जाता है तो निश्चित रूप से सफल होगा, आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। सर आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट सिर्फ जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर भी बन सकते हैं? जी, जॉब सीकर तो बहुत पुरानी ट्रेडिशनल व्यवस्था का हिस्सा है। आज तो आप देखिए कितने तरह के तो चाय वाले देश के अंदर हैं। जी बिल्कुल। तो ये सब पढ़े लिखे लड़के हैं। कितने स्टार्टअप देश के अंदर आज 1.25 लाख से भी अधिक, आप देखिए कि 1.25 लाख नहीं, 2 लाख के करीब स्टार्टअप देश के अंदर हो गए और 125 उसमें से यूनिकॉर्न है। सब नए युवा हैं उसके अंदर। तो इसलिए जॉब क्रिएटर तो विद्यार्थी बन ही रहा है। जॉब सीकर तो तब होते थे जब आपके अंदर स्किल नहीं है, जब आपको कहीं मुद्रा बैंक के माध्यम से स्टार्टअप योजना के होने के कारण मेक इन इंडिया में आज तरह तरह के युवाओं को इकोसिस्टम उपलब्ध है, जी सर। जिसके कारण उनको एंटरप्रेन्योर बनने की राह आसान हो रही है।
इसके अलावा हर शिक्षण संस्थान में कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 8 के अंदर नॉन प्रॉफिट कंपनी जो बनाई जा रही है जी उसमें भी बूट कैंप के माध्यम से एंटरप्रेन्योरशिप के वर्कशॉप्स लगातार आयोजित हो रहे हैं, जो विद्यार्थियों को उस जो वो शिक्षा ले रहा है हाँ जी सर। उस क्षेत्र में क्या वह कौन सा एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करे, इसके बारे में भी उनको जानकारी दी जाती है। पहले मैंने आपको जिक्र किया कि यदि टेक्निकल स्किल होगा तो कामयाब होगा, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी तरह तरह की व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं। और आज बहुत रिकॉर्ड समय में 10 वर्षों के अंदर अंतराल में हमने देखा कि लगभग 2 लाख स्टार्टअप देश में काम कर रहे हैं। तो वो इसीलिए है कि इस तरह का माहौल है। तो निश्चित रूप से युवाओं का रुझान स्वरोजगार की तरफ है, उद्यमिता की तरफ है, और बड़ी तादाद में वो इस तरफ जाना चाहते हैं। जी सरकार ने इस तरह का माहौल भी दिया है, इस तरह की व्यवस्थाएं भी हैं, तो स्वरोजगार की दिशा में भी विद्यार्थी आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल सर। सक्सेस के प्रेशर में स्टूडेंट्स खुद को लूज कर देते हैं, इस जनरेशन को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सक्सेस के लूज तो देखिए कनेक्ट होने की जरूरत है मनोवैज्ञानिक रूप से, और विद्यार्थियों के लिए मेरा संदेश ये है कि आज बहुत अधिक अवसर उपलब्ध हैं। यदि हम किसी एक डायरेक्शन में हमें वो सफलता नहीं मिली जो हम चाहते थे, तो हमें हताश और निराश होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उससे बेहतर विकल्प और भी मौजूद है। आज ऐसा नहीं है कि एक ही विकल्प हो, आज नाना प्रकार के बल्कि इतने ज़्यादा विकल्प उपलब्ध हैं। और हमें ये मानना चाहिए, हमारी पॉजिटिविटी ये होनी चाहिए कि यदि हम किसी प्रयोग में हम असफल हो गए जी तो दूसरा प्रयोग इसका मतलब बेहतर होगा। इस पॉजिटिविटी के साथ यदि हम आगे बढ़ेंगे, एक तो क्या है कि समाज भी कहता है इसके बस का नहीं है, पेरेंट्स भी कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते। ये जो नकारात्मकता हमारे अंदर इनबिल्ट है, एक तरह से जो परिवार में हम देते हैं बच्चे को, उसके कारण उसके अंदर वो दबाव आता है। तो पेरेंटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। पेरेंटिंग किस तरह से हम बच्चों की कर रहे हैं, इसका भी बड़ा रोल है। और समाज, तो मैंने पहले भी कहा था कि पेरेंट्स और टीचर ही हैं जो विद्यार्थी को सफल होना चाहते हैं। तो इसलिए विद्यार्थी को मनोवैज्ञानिक रूप से हमको मजबूत बनाना पड़ेगा आज के युवाओं को। लेकिन असफलता जीवन में हमेशा है, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो टॉप में गया वो हमेशा सफल हुआ। असफलता से ही हम सीखते हैं, लेकिन असफलता हमें एक तरह से एक्सपीरियंस है, उसको हम उसमें हम टूटे नहीं, उसको हम ये न समझें कि ये आखिरी विकल्प है, आखिरी प्रयोग न समझें, उसको हम लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में आगे चलें। तो निश्चित रूप से बेहतर विकल्प और भी उपलब्ध हैं। कई बार लगता है ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं, और बेहतर मिलेगा। कई बार लगता है कि हम यार अब आगे कैसे जाएंगे, लेकिन हौसला रखने की आवश्यकता है। आप अपने पे भरोसा रखें, और अपने पे भरोसा कब होगा, जब आप में स्किल होगा। स्किल चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे सॉफ्ट स्किल हो, आपके अंदर यदि कला है, आप अपनी बात को, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशन का आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर डिलीवरी का, प्रेजेंटेशन का स्किल है, आपके अंदर सब्जेक्ट पे आपका कमांड है, आपको टेक्निकल स्किल है, तो आप कभी जीवन में असफल हो नहीं सकते। किसी कारणवश, किसी कालखंड में, किसी समय विशेष में आपको सफलता नहीं लगी, तो उसको अंतिम न मान करके आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है जी, और ऐसा मेरा सुझाव भी है। जी सर। अगर आज आप 20 साल के होते जी, तो आप अपनी लाइफ को स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते? देखिए, हम तो बहुत खुश नसीब होते भाई 20 साल का होते तो कितनी हम लोग जब पढ़ते थे तो कहाँ, हम तो जब नौकरी करने के उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय जहाँ था 6 घंटे बिजली आती थी, पता नहीं रात को कब आती थी। आज सुविधाएं इतनी अधिक हैं। किसी जमाने में लाइब्रेरी में रिसर्च पेपर को इकट्ठा करने में कई महीनों लगते थे रेफरेंसेस के लिए। आज तो सारी चीज़ें मोबाइल पर उपलब्ध हैं। तो आज का दौर बहुत सुविधाओं का दौर है। हमारे ज़माने में या हमारे विद्यार्थी जीवन में अभाव ज़्यादा थे, आज अभाव नहीं है। आज विद्यार्थी का, लेकिन आज दूसरे तरह के संघर्ष है। आज उस समय संघर्ष दूसरा था, संघर्ष कभी कम नहीं होगा, संघर्ष हमेशा रहेगा। आज आपके पास सूचनाएं इतनी है, फ्लडेड है, अब आपको उसमें से सही चुनना, कभी था नहीं।
कभी था नहीं तो आप एक पे जाते थे, आज इतनी अधिक है कि कौन सही है, ये भी ये जिसका चुनाव भी बड़ा संघर्ष का काम है। जी तो संघर्ष तो हर दौर में रहेगा, संघर्ष करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए संघर्ष से हमको भागने की जरूरत नहीं है। तो हम 20 साल के होते तो भी संघर्ष करते, जो हमने 20 साल की उम्र में किया आज भी वही करते। जी बिल्कुल। जी। सर, एक वर्ड में स्टूडेंट्स वेलफेयर का एसेंस क्या है? स्टूडेंट्स वेलफेयर का इसेंस है कि विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बनाना, उनकी भावनाओं को समझना, विश्वविद्यालय के द्वारा जो एक अनुकूल शिक्षण वातावरण के निर्माण के प्रयास किए गए हैं, जी उन तक उस पहुंच को सुगम कराना, विद्यार्थियों का प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, उनके हर गवर्नेंस में उनकी सहभागिता को बरकरार रखना, उनके बीच में संवाद स्थापित करना, कुल मिला के हमारा जो कार्य है वह एक विद्यार्थी को भावनात्मक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बनाने का है, ताकि वह शिक्षण के दौरान एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़े और अपना शिक्षण पूरे मनोयोग के साथ, पूरे पैशन के साथ और पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ वो कर सके, जिससे वो जिस उद्देश्य के लिए आया है वह वो पूरा उद्देश्य हो सके। पूर्ण हो सके। सर, आज के स्टूडेंट्स की बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ आज के बच्चों में टेक्नो सेवी होने के साथ साथ कम्युनिकेशन भी अच्छा है और एडेप्टेबिलिटी भी है। आज के विद्यार्थी करियर के प्रति ज़्यादा सतर्क हैं, ज़्यादा जागरूक हैं और वो चाहते हैं कि उनका एम्बिशियस भी हैं, तो उनके एम्बिशन भी हाई है, एस्पिरेशन भी है और टेक्निकली तो साउंड ही। तो आज के विद्यार्थी तो बहुत ही इक्विप्ड हैं एक तरह से। आप यदि देखेंगे जी हमारे दौर के विद्यार्थी और आज के विद्यार्थी में कंपेयर करेंगे तो आज के विद्यार्थी तो काफ़ी आगे, काफी इक्विप्ड है। जी इक्विप्ड हैं हर जी तरह से। तो सर, उनकी बिगेस्ट वीकनेस कोई? वीकनेस ये है कि वो फेलियर नहीं चाहते, क्योंकि माँ बाप ने बच्चों को क्लास के अंदर स्कूलिंग सिस्टम, पेरेंटिंग ऐसी हो गई कि उनको जिंदगी भर ओके ओके मिला है। जी तो यदि उनको एक ठोकर लगती है तो उनको लगता है कि खत्म हो गया जीवन। ये मुझे लगता है मेरी दृष्टि में थोड़ा उनको इमोशनल स्ट्रांगनेस कमी है। होना चाहिए, कमी नहीं है, मतलब थोड़ा इमोशनली ज़्यादा भावुक हो गए बच्चे, जी क्योंकि फेलियर नहीं देखा। तो एक तरह से उनको तो ओके ओके मिला है ना जीवन में। हाँ जी तो इसलिए मुझे लगता है कि जीवन ओके ओके नहीं है, जी जीवन तो रिजेक्शन भी है। रिजेक्शन भी। तो रिजेक्शन के लिए यदि आज के विद्यार्थी यदि तैयार हो जाए, आज के युवा, जी तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी। तो इसलिए रिजेक्शन के लिए अपने को रेडी रखेंगे जी सर। और उस रिजेक्शन के मोड के बाद जब उनके व्यक्तित्व को आप देखेंगे तो बहुत कामयाब वो नजर आएंगे, क्योंकि वो काफी टैलेंटेड हैं। आज जी, के विद्यार्थी बहुत टैलेंटेड हैं। बिल्कुल। गवर्नमेंट स्कीम जो आप सबको रिकमेंड करना चाहेंगे? गवर्नमेंट स्कीम तो मैंने पहले भी जिक्र किया, किस दृष्टि से है ये। गवर्नमेंट की स्कीम देखिए स्वरोजगार के लिए है, गवर्नमेंट की स्कीम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, गवर्नमेंट की स्कीम स्कॉलरशिप के लिए भी है, रोजगार के लिए भी सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी होते हैं। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स तो निकलती रहती हैं जी सर। और वह हर चैनल पर, समाचार पत्र के माध्यम से भी समाज तक पहुंचती है। विश्वविद्यालय में भी हमारी लाइब्रेरी है जहां हर तरह के पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी उनसे उसका लाभ ले सकते हैं। सरकार की नीतियां जन जन तक पहुंचे, इसलिए सरकार की भी कोशिश है, विश्वविद्यालय भी प्रयास करें। सर, एक स्किल जो हर स्टूडेंट्स में होना चाहिए और उसको सीखना चाहिए। स्टूडेंट के अंदर तो सबसे बड़ी स्किल तो मैं क्या कहूँ, व्यवहार में मनोवैज्ञानिक रूप से विद्यार्थी को पानी की तरह होनी चाहिए, ताकि जो रंग उसमें जाए वो उस रंग में रख जाएगा। तो कभी भी वो जो एडजस्टमेंट की दिक्कत है ना, वो कभी नहीं आएगी। तो मनोवैज्ञानिक रूप से कभी विकार नहीं आएगा। तो विद्यार्थी को अपने आप को पानी के, हर व्यक्ति को, विद्यार्थी क्या, हर किसी को अपने आप को पानी की तरह रखना चाहिए, ताकि जो रंग उसमें पड़े उस रंग का हो जाए। तो एडेप्टेबिलिटी ये सबसे बड़ा ही मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के अंदर यदि है, जी सर। और वो एक्सेप्टेबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी यदि उनके अंदर होगी तो सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि चेंज कर नहीं सकते, चेंज उनके हाथ में है, और उस एनवायरनमेंट से वो अपने आप को बाहर भी नहीं कर सकते।
तो जब हम अपने आप को बाहर कर रहे हैं तो नौकरी छूट जाएगी, तो इसलिए उस एनवायरनमेंट को हमें एक्सेप्ट और करना पड़ेगा। एडॉप्ट करना पड़ेगा। सर आपका डेली मोटिवेशन क्या है मोटिवेशन विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए? विद्यार्थियों के लिए तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी प्रेरक कहानी उनको सुनाई जाए क्लास में, जिससे कि उनको लगे जीवन में हमें आगे बढ़ना है। वो चाहे स्वामी विवेकानंद जी की हो या भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण में कई जी ऐसे प्रेरक प्रसंग अर्जुन के साथ संवाद के दौरान जी बताए, तो हमारी कोशिश होती है कि हम विद्यार्थियों को प्रेरित करें। थॉमस एडिसन, हम सबको मालूम है कि स्कूल से उनको हटा दिया था, जी लेकिन उनकी माँ ने उनको प्रेरित किया। और एक बच्चा जो मानसिक रूप से स्वस्थ न होने के कारण, ऐसा वृत्तांत सुनने में आता है, जी स्कूल से हटा दिया गया हो, वो उस शताब्दी का सबसे जीनियस साइंटिस्ट बना जी सिर्फ प्रेरणा से। प्रेरणा से। तो इसलिए हम विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहते हैं, हम उनको प्रेरणा देना चाहते हैं कि पता नहीं कौन इनमें कलाम हो जाए, कौन इसमें सर्वपल्ली राधाकृष्ण निकल जाए, कोई कह नहीं सकते, क्योंकि कुछ देखिए नहीं कह यही तो कल इन्हीं का में से भारत इन्हीं में है। से कोई जाएगा। और हम तो देखिए टीचर जी। हैं, हमारे तो डेस्टिनेशन क्लियर है। बिल्कुल। तो विद्यार्थी के अंदर तो अनलिमिटेड अनलिमिटेड पोटेंशियल है, जी तो हाईली पोटेंशियल कंपोनेंट पैदा है सामने, और उसके पास तो ऊर्जा से भरपूर है। जी सकारात्मकता यदि हम उसको दे पाएंगे, प्रेरित करने की हम कोशिश करें ठीक कि है। उनको हम ऐसे महापुरुषों के जीवन के बारे में और ऐसे महापुरुषों के दर्शन से साक्षात्कार कराएं, जिससे उनको प्रेरणा मिल सके जी और वे अपने जीवन को उनके अनुरूप, उनके दर्शन के अनुरूप, उनके व्यक्तित्व के अनुरूप डाल सकते। ढाल सकें, बढ़ा सकें। सर आपके रोल का सबसे चैलेंजिंग, सबसे चुनौतीपूर्ण पार्ट क्या रहा है? मेरे टीचर होने के चैलेंज हाँ जी या DSW ऐसा कोई चैलेंजिंग जॉब नहीं है हम लोगों का। जी हमारा जीवन तो बहुत ही पायस है, बड़ा नोबेल है, तो बड़ा आनंदपूर्ण है। जी ऐसा कोई चुनौती इसमें है नहीं जी सर। जी, तो इसलिए इसको कोई चुनौती ऐसी कुछ है नहीं। सर डिसिप्लिन या फ्रीडम? फ्रीडम ही तो डिसिप्लिन है। यदि डिसिप्लिन को आप फ्रीडम नहीं मानते हैं, तो फिर तो वो जिसको आप उन्मुक्तता कह सकते हैं, जी वो तो फिर अराजकता है। अनुशासन ही स्वतंत्रता है। डिसिप्लिन से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक भीड़ भाड़ वाला चौराहा है और कोई ट्रैफिक पुलिस वहां पे ना हो, तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है, तो कितने एक्सीडेंट होंगे और क्या कोई पहुंच पाएगा टाइम पर? नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए डिसिप्लिन ही स्वतंत्रता है। ये बात जब हम समझ में आ जाएगी तो कभी भी कोई ये नहीं कहेगा कि स्वतंत्रता अलग है, डिसिप्लिन अलग है। स्वतंत्रता ही डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन ही स्वतंत्रता है। जिस दिन ये हमको समझ में आ गया, रेलवे क्रॉसिंग में बैरियर लगा हुआ है, सारे लोग सामने चले जाते हैं, कौन पार निकल पाता है? क्योंकि हम डिसिप्लिन पे नहीं जाते। तो उन्मुक्तता जिसको हम कहते हैं, वो तो अराजकता है जी और उस अराजकता में हम लक्ष्य पे नहीं पहुंचते। उस अराजकता से कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। तो यदि हम अनुशासन में हैं, यदि हम वर्जनाओं में हैं, तो हम स्वतंत्र हैं और उसी से हम जगत का कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए प्रोटोकॉल, इसीलिए सिस्टम बनाए जाते हैं। सिस्टम ही स्वतंत्रता से कार्य करते हैं। जी बिल्कुल। तो इसलिए डिसिप्लिन यदि जीवन में है तो स्वतंत्रता वहाँ पे स्थापित है। सर एक मिथ अबाउट गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, जी, क्या मिथ है सर वो? मिथ गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में? गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के बारे में गवर्नमेंट के बारे में मिथ क्या हो सकता है? वही सर आपसे जानना गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे ही होते हैं यही कहते होंगे लोग है। तो मिथ नहीं है, रियलिटी है। रियलिटी है। जो देखिए, सरकार ने, हमने जो समाज का जो भी दर्शन रहा हो, हाँ जी सर। लेकिन जो विश्वविद्यालय या जो संस्थाएं सरकार के द्वारा स्थापित हैं, वो अपने लक्ष्य के लिए समर्पित है। समाज का ओरिएंटेशन तो समाज बताएगा, बिल्कुल। हम तो उसके एक जिम्मेदार
प्रतिनिधि के नाते जी हम ये समझते हैं कि हम पूरे मनोयोग से, पूरे समर्पण के साथ समाज के उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं जो हमसे की जाती है। तो इसलिए यदि ये मिथ है कि, लेकिन जो मिथ समाज में आज है, जी हो सकता है आप उस ओर आपका इशारा हो, जी वो प्लेसमेंट को लेकर के। जी क्योंकि देखिए, जब पेरेंट्स का भी ओरिएंटेशन नहीं है, समाज में एक तरफ चल रहा है कि इतना प्लेसमेंट हो गया, इतना प्लेसमेंट हो गया, एक तरफ कोई मार्केटिंग नहीं है प्लेसमेंट की। जी सर। हम एजुकेशन पे भरोसा करते हैं, हम क्वालिटी पे भरोसा करते हैं, हम बच्चों को स्किल सेट पे भरोसा करते हैं। इसलिए हम को ये प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है कि हम प्लेसमेंट देंगे। जब विद्यार्थी के अंदर स्किल है, जब विद्यार्थी के अंदर एजुकेशन है, हुनर है, तो उसका कैंपस प्लेसमेंट तो उसका होना ही होना। बिल्कुल। आप बताइए, एक विद्यार्थी यदि वो बीटेक की पढ़ाई कर रहा है और वो गेट क्वालिफाइड है, तो उसको तो मिलना ही है ना नौकरी। मिलना है कि नहीं मिलना है? या उसने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया तो उसको तो काम, उसको तो वो अपना स्टार्टअप भी प्रारंभ कर सकता है, अपना एंटरप्रेन्योर शुरू कर सकता है। बिल्कुल। तो हर एक विद्यार्थी का यदि वह स्किल जो उस प्रोग्राम में डिजाइन किया गया, हर कोर्स का अपना एक आउटकम है, यदि उस डिजाइन के हिसाब से उसने नॉलेज एक्वायर किया है तो उसको रोजगार मिलेगा। तो मिथ मेरी दृष्टि में ये हो सकता है कि भाई सरकारी कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट उस लेवल का नहीं होता, क्योंकि हम उसकी ब्रांडिंग नहीं करते, उसका प्रचार नहीं करते। हम क्वालिटी पे समर्पित हैं। हमारे विद्यार्थी, आप देखिए, बहुत अच्छी अच्छी जगह विश्वविद्यालय के उपाधि प्राप्त करने के बाद समाज में, देश में और दुनिया में अपना कार्य कर रहे हैं और अपने काम से पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। बहुत कम समय हमारे विश्वविद्यालय को हुआ है, बहुत शिक्षकों के समर्पण के कारण वो आज बहुत ऊंचाई पर है। जी सर, एक हैबिट जो स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए, टालने की, प्रोक्रास्टिनेशन, विद्यार्थी का लेजीनेस बोले हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल है ना हाथ में, तो सारी सूचनाएं हैं, तो उसको लगता है ये तो क्या है, ये तो अभी कर लेंगे। जी। तो ये जो अभी कर लेंगे लेकिन किया नहीं, जी, ये जो शिफ्ट करते हैं, जो प्रोक्रास्टिनेशन आज के कल पे, हमको आज का अभी करना चाहिए। तो हर व्यक्ति के अंदर, ये विद्यार्थियों में नहीं, ये तो टीचर तक में है, ये तो बड़े बड़े पेरेंट तक में, बड़ी उम्र तक रहता है, बड़ी आगे तक इस तरह की आदत आ जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये है कि आज का काम अभी करना चाहिए। प्रोक्रास्टिनेशन और लेजीनेस से बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि सूचना आजकल, मैंने बता दिया कि इतनी ज्यादा फ्लडेड है, इतना है, तो उनको लगता है कि हम कभी भी इस काम को कर सकते हैं, तो हमारे पास है ही है, और इसलिए वो टल जाता है। इसलिए यदि आपके पास है तो आप कीजिए, और आप करेंगे तो लर्निंग टाइम पे हो पाएगी, और चीज आप सीख पाएंगे, क्योंकि आपने समय को बचाया है। तो शिफ्ट ना करें, प्रोक्रास्टिनेशन से बचाएं। तो सक्सेस का आपके लिए सिंपल डेफिनेशन क्या है? सफलता, संतोष। जब व्यक्ति को, क्योंकि सक्सेस तो हर व्यक्ति के लिए अलग है, लेकिन संतुष्टि का भाव जहां आपको मिले, जब आपको लगे कि मैंने जो सीखा उसका समाज में उपयोग है, मैं कुछ दुनिया के लिए, किसी असहाय के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, तो ये सक्सेस है। तो संतोष का भाव जब किसी व्यक्ति के अंदर आएगा, वह सफलता का मानदंड होगा, उसी को हम सक्सेस कह सकते हैं। जी सर। सर, अभी हम छोटा सा एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे जी, जिसमें आंसर्स जो है यस और नो में है। अगर आप चाहेंगे तो थोड़ा मतलब एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। क्या आज के स्टूडेंट पहले से ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं? स्ट्रेस, हाँ जी, स्ट्रेस तो है, लेकिन मेरी दृष्टि में वो उसके पीछे कारण अलग है। स्ट्रेस तो इसलिए है क्योंकि पीयर प्रेशर है। पीयर प्रेशर इसलिए है क्योंकि विद्यार्थी रिजेक्शन नहीं चाहते। आज के युवाओं के अंदर यस यस ओके ओके की आदत बचपन से पड़ी है, इसलिए उनको रिजेक्शन में वो तनाव में आ जाते हैं। ये मुझे लगता है ऐसा तो है। क्या सोशल मीडिया स्टूडेंट्स के लिए हार्मफुल ज़्यादा है या बेनिफिशियल? मीडिया तो कभी भी उपयोग करने के ऊपर है। मीडिया तो अपना रोल करता है, हम किस तरह से उसको लेते हैं जी, उसका रोल है। तो आप इसको दोनों दृष्टि से हार्मफुल और बेनिफिशियल तो कैसे कह सकते हैं, क्योंकि मीडिया तो सशक्त प्रहरी है जी, मीडिया तो होना ही चाहिए जी। और सोशल मीडिया में तो हर व्यक्ति पत्रकार है, हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन है, इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए
लेकिन जब हम उसमें आवश्यकता से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और वो तो कहीं भी हम इस तरह के इन्वॉल्व होंगे तो उसके दुष्परिणाम तो होंगे होंगे। जी, क्या गवर्नमेंट स्कीम का मिसयूज भी होता है सर? गवर्नमेंट स्कीम का मिसयूज होता तो आज देश इतना आगे नहीं बढ़ता। प्रश्न थोड़ा नकारात्मक है। गवर्नमेंट स्कीम का मिसयूज किस दृष्टि से हम देखते हैं, तब तो फिर कोई काम ही ना हो। आज देखिए देश के अंदर इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इतना सीनियर सिटीजन के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ में आयुष्मान भारत कार्ड है, ऐसे तमाम तरह के फैसिलिटीज़ विद्यार्थियों को मिल रहे हैं। राइट टू एजुकेशन में विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही है। तो बहुत सारी जो योजनाएं हैं जिनका समाज को लाभ मिलता है। यदि हम कहेंगे कि सरकारी योजनाएं का मिसयूज है तो यह उचित नहीं होगा। सरकारी योजनाएं जन कल्याण के लिए हैं, और जन कल्याण के लिए यदि जनता तक पहुंच रही है, और खासतौर से डिजिटल दौर में तो बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ करेक्ट योजनाएं आज मॉनिटर भी हो रही हैं और इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं। जी। तो ये मेरी दृष्टि में उचित नहीं है कि उनका दुरुपयोग है, लेकिन उनके कारण समाज के बड़े वर्ग को बहुत फायदा है। जी बिल्कुल। क्या पेरेंट्स का प्रेशर स्टूडेंट्स के वेलफेयर को इफेक्ट करता है? पेरेंट्स का प्रेशर नहीं है, पेरेंट्स की तो एक्सपेक्टेशंस है, और समाज भी, विद्यार्थी भी उसको प्रेशर में लेता है। पेरेंट्स की तो अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशन नहीं होगी तो किस से होंगी, आप बताइए। जिसके लिए आपने पालन पोषण किया उससे तो एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई काम करेगा। और ठीक है, नहीं भी करते हैं, कई बार नहीं हो पाता है, लेकिन तब भी तो उससे एक्सपेक्टेशन कभी खत्म तो होती नहीं है। तो मेरा युवाओं से ये मेरा संदेश है कि वे पेरेंट्स का, अपने टीचर का जो एक्सपेक्टेशन है उसको प्रेशर में न लें। उसकी उनकी उम्मीदें हैं, और उनकी उम्मीदों पे आप खरा उतरेंगे तो अच्छा है, आपको भी खुशी होगी। तो देखिए, आपका जीवन सफल है, आप कामयाब हैं, आपको संतोष मिल रहा है, उस जीवन को तो आप एंजॉय करेंगे। हम तो दूर से सिर्फ खुश होंगे आपको देख के। बिल्कुल। तो इस बात को, इस खुशी के लिए आप प्रेशर में कैसे हो सकते हैं? हमारी खुशी के लिए यदि आप काम कर रहे हैं, अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं, और आपको खुश देख करके हमें खुशी मिल रही है, हमें प्रसन्नता मिल रही है दूर से, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। तो उसको आप प्रेशर में यदि लेंगे तो यह भी नेगेटिव मेंटेलिटी के कारण है। नेगेटिविटी, मैंने कहा नेगेटिव फोर्स भी समाज में कार्य करती है, तो उसको समझने की जरूरत है। तो इसलिए मुझे लगता है कि युवाओं को माता पिता की एक्सपेक्टेशन को प्रेशर में नहीं लेना चाहिए, और प्रेशर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, आप अपने प्रयास करेंगे, जहां तक होगा अच्छा है, नहीं होगा तो कुछ और होगा, लेकिन बेहतर होगा, क्योंकि समाज में आज बेहतर माहौल है। जी बिल्कुल। बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, बहुत अच्छा होगा। जी सर। क्या सर कॉलेज में मेंटल हेल्थ सपोर्ट सफिशिएंट है? जी, हमारे वहाँ तो है, और जगह भी, क्योंकि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर हमारे प्रोफेसर्स, हमारे स्कॉलर और विद्यार्थी मेंटल हेल्थ को बोल करके लोगों को लगता है कि कुछ डिस्टर्बेंस है, थोड़ा इसमें बहुत प्रिकॉशन रखना है। तो हमने उसको हैप्पीनेस नाम दिया, हैप्पीनेस सेल, ताकि आप प्रसन्न रहें, स्ट्रेस फ्री महसूस करें। तो हैप्पीनेस के नाम से हमारे मनोविज्ञान के प्रोफेसर उसको पुकारते हैं और उसको संचालित करते हैं। विद्यार्थियों का ही रोल रहता है। आप किसी को कहेंगे मेंटल हेल्थ तो उसको भी अपने आप में एक बड़ा प्रेशर लगता है, तो बहुत ही संजीदगी से उसको डील करना पड़ता है, क्योंकि गंभीर विषय है। तो उस गंभीरता के साथ विद्यार्थियों के साथ वो लोग मनोवैज्ञानिक तरीके से डील करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यदि किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको हल करने का भी प्रयास करते हैं, उसके पेरेंट्स के साथ मिल करके, लेकिन बहुत गोपनीय तरीके से, ताकि किसी को इस बात का एहसास भी ना हो। जी सर। क्या रूरल स्टूडेंट ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं सर? हार्ड वर्क तो किसी में भी हो सकता है सर, इसका रूरल अर्बन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ये होता है कि भाई कि मैं एक छोटी जगह से निकल के आया हूँ तो मुझे अपने आप को क्योंकि वहाँ पे काम करने के और एक्सपोजर के स्कोप कम होते हैं। जी। अब आप एक छोटी जगह पे हैं तो आपको बहुत जगह ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, लेकिन आप किसी बड़े शहर में तो 20 किलोमीटर तो उसको रोज आना और जाना है जी। तो 40 किलोमीटर तो उसका ट्रेवल हो गया, तो ट्रेवल का समय वहाँ बच गया, तो वो काम करेगा पढ़ाई का या कोई और काम करेगा। तो हम उसको उस एंगल से देखते हैं, हम वो 40 किलोमीटर ट्रेवल उस बच्चे का नहीं गिनते, और उसका 40 किलोमीटर का जो समय है आने जाने का, 1-1 घंटे का, वो उसको हम उस दृष्टि से देखते हैं। हार्ड वर्क तो नेचर के अंदर है, हर व्यक्ति के अपना एक उसका फ्रेम है
उस फ्रेम के हिसाब से, वो माइंडसेट के हिसाब से वो कार्य करेगा। हार्डवर्क को आप अर्बन और रूरल से के define चश्मे से नहीं देख देख सकते, कोई भी कर सकता है। राइट सर। जी। क्या आपको लगता है गर्ल्स अब ज़्यादा एम्पावर्ड हैं कॉलेज में? एक मिनट, क्वेश्चन रिपीट कर लीजिए, आप अटक गए, बहुत ज्यादा अटक गए। अच्छा सर, क्या आपको लगता है गर्ल्स अब ज़्यादा एम्पावर्ड एम्पावर्ड हैं कॉलेज में? नहीं, गर्ल्स को एम्पावर करने की आवश्यकता है और उसके लिए बहुत अधिक प्रयास भी किए जा रहे हैं। लड़कियों के लिए नौकरी में रिजर्वेशन भी का भी प्रोविज़न है। जी। महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए पूरा देश और पूरा समाज एक मत है। तो इसलिए एम्पावरमेंट का मतलब है कि लड़की की शिक्षा बढ़े, जी। इसके लिए सरकार गंभीर है। विश्वविद्यालय में भी लड़कियों के लिए बहुत प्रयास किए जाते हैं कि वो अध्ययन करें और बड़ी तादाद में लड़कियां पढ़ रही हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि बहुत समाज में आगे बढ़ गई हों, जी सर। उनको अभी भी पढ़ाने की आवश्यकता है और बेटी पढ़ेगी तो समाज बढ़ेगा। समाज बढ़े। तो इसलिए बेटी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जो पेरेंट्स इस काम को कर रहे हैं वे बधाई के पात्र हैं और भी लोगों को, यदि उनकी बेटियां हैं तो ज़रूर पढ़ाना चाहिए। जी। तो शिक्षा ही एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा सबसे बड़ा इतिहास है। क्या सर डिसिप्लिन और फ्रीडम बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है? मैं तो पहले बता दिया कि डिसिप्लिन ही फ्रीडम है और जिसको हम फ्रीडम कह रहे हैं वो तो उन्मुक्तता, अराजकता है। तो इसलिए डिसिप्लिन में जो भी व्यक्ति रहेगा वही फ्रीडम रहेगा। फ्रीडम का मतलब ही डिसिप्लिन है। यदि हम अनुशासन में हैं, विद्यार्थी यदि टाइम पे क्लास के अंदर है, जी। 10 बजे की क्लास है, यदि विद्यार्थी 10 बजे क्लास में होगा तो शिक्षण टाइम पे होगा। Correct. यदि कोई 5 मिनट बाद, कोई 10 मिनट बाद, कोई 15 आधे घंटे बाद आ रहा है तो व्यवधान उत्पन्न होगा, सारे बच्चे सफर करेंगे। तो इसलिए स्वतंत्रता का मतलब ही अनुशासन है। यदि अनुशासन नहीं है तो वो स्वतंत्रता नहीं है, वो तो उन्मुक्तता है, अराजकता है। उससे समाज में क्योस होगा, उसे आप किसी भी तरह से प्रशंसनीय नहीं समझ सकते। जी, बिल्कुल। तो इसलिए अनुशासन ही स्वतंत्रता है मेरी दृष्टि। राइट सर। क्या एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल से ज़्यादा थ्योरेटिकल होना चाहिए? बैलेंस की जरूरत है। जी। बैलेंस होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि थ्योरी को हम बिल्कुल इग्नोर कर दें और एकदम प्रैक्टिकल हो जाए। जी। दोनों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए। जहाँ पे कंसेप्ट की जरूरत है वहाँ पे कंसेप्ट समझाया जाना चाहिए, जहाँ पे प्रैक्टिकल है वहाँ पे प्रैक्टिकल भी बताया जाना चाहिए। बैलेंस की जरूरत है। ऐसा नहीं कि कहीं एक तरफ झुका हुआ हो, जी। एक तरफ झुका हुआ अच्छा नहीं समझा जा सकता, इसलिए जी। बैलेंस करने की आवश्यकता है। जी सर, क्या आप अपने रोल से सेटिस्फाई हैं? हमारा रोल तो अच्छा ही है, जी। कोई जी सर। असंतुष्टि का कोई कारण नहीं है, जी अच्छा है। सर, अगर आप भारत के यूथ को एक मैसेज देना चाहें तो उनकी लाइफ चेंज कर दें तो वो क्या मैसेज हो सकता है? युवाओं के अंदर टैलेंट है, पोटेंशियलिटी है, नेगेटिविटी से बचने की जरूरत है और डिसिप्लिन को फॉलो करने की जरूरत है। यदि आप अनुशासन में हैं, आपका सोने का, जगने का, उठने का, खेलने का, पढ़ने का, हर एक का टाइम आपने सेट किया है तो आप डिसिप्लिन में हैं। उस जीवन को आप आगे बढ़ाएंगे तो आप हर जगह सफल होंगे। डिसिप्लिन से आगे बढ़े। टैलेंट आपके अंदर है, टेक्नोलॉजी आपके पास है, इंफॉर्मेशन समाज में बहुत ज़्यादा उपलब्ध है और आज अवसर बहुत अधिक हैं। आप किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जा सकते हैं, आप कामयाब होंगे निश्चित रूप से। सिर्फ आपको सकारात्मक सोच रखने की ज़रूरत है। यदि आप कहीं कोई प्रयोग आपका फेल हो गया तो वह अंतिम नहीं है। आपको प्रयोग करते रहना है, प्रयोग बदलते रहना है। जरूरी नहीं है कि अगला प्रयोग भी सफल हो, लेकिन आपको करते रहना है और इसी को ज़िंदगी में आगे चलते रहना है। यही अनुभव है और इससे आप आगे जाएंगे तो निश्चित रूप से आप एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। समाज आपको आदर्श के रूप में लेगा। जी, थैंक यू सर, आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद आपके आमंत्रण के लिए और आपके चैनल ने एक महत्वपूर्ण विषय पर वार्ता के लिए हमको आमंत्रित करा। हम आपके आभारी हैं। युवाओं से जुड़े हुए विषयों पर वार्ता करना। सर, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।